Hello students, in this lecture we are going to discuss about DDA line drawing algorithm. Okay, so this is gonna be your first experiment of computer graphics. Okay, फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे हम algorithm सीख लेंगे. ओके, यहाँ पे पहले हम algorithm देखेंगे, उसके बाद इसी algorithm को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देंगे. सो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप है कि हमें algorithm स्टार्ट करना पड़ेगा. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे x1 y1 x2 y2 dx dy x एंड y, ये इंटीजर वेरिएबल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे x1 y1 हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट ज़रूरी होते हैं, दैट इज़ x1 y1 एंड x2 y2. इसलिए हमने उनको डिक्लेयर कर दिया. उसके बाद हम डेल्टा x एंड डेल्टा y कैलकुलेट कर लेंगे और नया जो x और y आएगा उसके लिए हमने x एंड y ये इंटीजर वेरिएबल्स यूज़ किए. उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एंटर करने पड़ेंगे वैल्यूज़. ओके, जैसे मैंने बताया कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास चार कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होने ज़रूरी होते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र को भी बोलेंगे कि आपको जो भी वैल्यूज़ एंटर करनी है आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ से हमने क्या किया है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके बाद ये जब हमने यूज़र ने ये वैल्यूज़ एंटर किए तो हमें उसके बाद उसका डेल्टा एक्स, ओके, यानी कि हमारे x2 और x1 में कितना डिफरेंस है, ओके, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो स्टेप 4 क्या है, कैलकुलेट dx इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड कैलकुलेट dy. स्टेप 5 क्या है, कैलकुलेट dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1. सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा x2 का कोऑर्डिनेट है उससे हमें हमारा x1 के कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा और जो भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ की, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा x में स्टोर कर देंगे. और सिमिलरली y2 और माइनस y1 की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा y में स्टोर कर देंगे. ओके, यहाँ उसके बाद जो हम जाते हैं हमारे स्टेप 6 के पास. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ से हमारा एक्चुअल DDA एल्गोरिथम स्टार्ट होता है. फिर हमें चेक करना है कि वेदर dx इज़ ग्रेटर देन dy. ओके, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इफ़ एब्सोल्यूट ऑफ dx ग्रेटर देन एब्सोल्यूट ऑफ dy. ओके, एब्सोल्यूट ऑफ dx ग्रेटर देन एब्सोल्यूट ऑफ dy का यहाँ पे एब्सोल्यूट क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ होल वैल्यू चाहिए. ओके, हम यहाँ पॉइंट की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, हमें कंप्लीट वैल्यू यानी डेसिमल पार्ट ओनली ही चाहिए. सो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट लिख दिया. ओके, सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, स्टेप का नाम का एक हमने एक वेरिएबल लिया है, उसको हम क्या करेंगे, जो dx की वैल्यू है उसको हम किस में असाइन कर देंगे, स्टेप में. ओके, ये स्टेप क्या बोलता है कि हमारा DDA एल्गोरिदम कितनी बार हम उसको वो रिपीट करना है. ओके, कितने स्टेप्स आएंगे हमारे एल्गोरिदम, ये डिफाइन करने का काम यहाँ पे हो जाता है. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाते हैं हमारे स्टेप 7 के पास. सपोज अगर ये स्टेप हमारी ट्रू नहीं हुई, ओके, ये स्टेप फॉल्स हो गई, तो हमें क्या करना होगा, x को इंक्रीमेंट करना होगा. x इंक्रीमेंट के लिए हमने यहाँ लिखा है dx डिवाइडेड बाय स्टेप. ओके, जो की भी वैल्यू आएगी dx की जो हमने यहाँ पे स्टेप 4 में कैलकुलेट की है उसको हम क्या करेंगे, स्टेप से डिवाइड कर देंगे. y इंक्रीमेंट की वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, dy की वैल्यू को स्टेप से डिवाइड कर देंगे. और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये जो x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट जो नई वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे ना, हमारा नया x1 और हमारा नया y1. ओके, उसके बाद जो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू आएगी, दैट मीन्स x1 और y1 की वैल्यू उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे. उसके बाद हमें क्या करना है, यही स्टेप करना है. ओके, नया x इंक्रीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पुराना x था यानी कि यहाँ पे जो हमने पिक्सल में सेट कर दिया, ओके, वो x, उसके बाद उसमें हम ये x इंक्रीमेंट की वैल्यू ऐड करेंगे. सिमिलरली y की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है y की वैल्यू. सो उसके अंदर हम ये y इंक्रीमेंट की वैल्यू ऐड कर देंगे और जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे ताकि हमें पूरी डेसिमल वैल्यू मिले. हमें यहाँ पे पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए. ओके, और जब तक हमारा x2 के बराबर नहीं हो जाता तब तक हमें ये स्टेप नंबर 9 क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है. ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 11 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्गोरिदम को एंड कर देंगे. तो जो हमने अभी एल्गोरिदम देखा है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. उसके लिए हमें यहाँ पे टर्बो C सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो
ये हमारा टर्बो सी। ओके, ये शुरुआत में कितना आता है, इतना ही छोटा आ जाता है। तो आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड पे से अल्ट और एंटर को एक साथ प्रेस। फाइल लिए, ओके, फाइल लेने के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं फाइल न्यू ले सकते हैं, और डायरेक्टली जो फाइल आई उसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के लिए भी हमें यहाँ पे देखिए सेव के आगे F2 भी लिखा है और सेव भी लिखा है। आप चाहे तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और या फिर F2 से सेव कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ कीजिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा माउस यूज़ करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हैंग होने लगता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल लेकर रखी है, उसको मैंने dd.c रखा है। ओके, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको जो भी नाम देना होगा आप दे सकते हैं। ओके, लेकिन उसके बाद जो एक्सटेंशन आएगा वो .c ही होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक हेडर फाइल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। हेडर फाइल्स का मतलब होता है कि वो एक लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं। ओके, उनमें बहुत सारे फंक्शन प्री डिफाइंड किए हुए रखे हुए हैं टर्बो सी के। सो हम उनको हम हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ओके, लाइब्रेरी फाइल्स भी बोल सकते हैं। सो सबसे पहली लाइब्रेरी फाइल हम यूज़ करेंगे वो है stadio.h। ओके, इसको यूज़ करने की वजह क्या है कि stadio का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे पास हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज़ करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे माउस यूज़ करते हैं। दैट मीन्स वी आर गिविंग सम इनपुट टू आवर स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड इनपुट यूज़ कर दिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब क्या होता है कि हम हमारी स्क्रीन, जो आउटपुट आएगा हमारी स्क्रीन, मॉनिटर्स की स्क्रीन को यूज़ करते हैं। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे stdio स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए वो stdio और स्टैंडर्ड एरर, यहाँ पे हम प्रोग्राम जनरेट करते हैं तो कई बार एरर्स आ जाते हैं। ओके, सो उन एरर्स के लिए हमें स्टैंडर्ड एरर भी ज़रूरी पड़ता है। सो इन स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर के लिए हमें यहाँ पे stdio.h को क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद हमें नई एक और फाइल इंक्लूड करनी चाहिए, यहाँ पड़ती है, वो है conio.h। ओके, सो कोनियो का मतलब क्या होता है कि कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमें एक कंसोल स्क्रीन मिलती है। ओके, वहाँ से हम इनपुट देते हैं प्रोग्राम को। सो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, conio.h इंक्लूड करना पड़ेगा। और हम वो जो आउटपुट स्क्रीन आते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं, उसके लिए हम गेटस्टेज फंक्शन यूज़ करते हैं। वो भी जो फंक्शन है गेटस्टेज, वो कोनियो के अंदर क्या है, डिफाइन किया गया है। और क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी किसके अंदर होता है, कोनियो के अंदर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे conio.h को क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हमें थर्ड और लास्ट वन जो हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है वो है graphics.h। सो graphics.h हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वी आर डीलिंग हियर विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये दीज आर कॉल्ड एज ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो उनसे डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राफिक्स को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, तीनों फाइल हमारी रेडी है। ओके, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन हमेशा याद रखना, आप कोई भी लैंग्वेज में ले सकते हो, लेकिन उस प्रोग्राम का जो कंपाइलेशन होता है, वो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन को लेना है। ओके, अब हम हमारे एल्गोरिथम के मुताबिक जाएंगे। ओके, एल्गोरिथम में हमें क्या कहा था कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि x और y की वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट में हम यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए मैं ग्राफिक्स ड्राइवर को इनिशियलाइज़ कर रही हूँ। ओके, डिटेक्ट का मतलब होता है, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हमेशा हम क्या होते हैं कि हम टेक्स्ट मोड में होते हैं, यानी कि हम सिर्फ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ वैल्यूज़ देते हैं, वो उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट मोड। लेकिन जब भी हम कोई इमेज ड्रॉ करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब भी हम कोई
इमेज ड्रॉ करते हैं तो हमें ग्राफिकल मोड में शिफ्ट होना पड़ता है, और उसके लिए हमें हमारे सिस्टम का ग्राफिक्स ड्राइवर जो होता है उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया। इनिशियलाइज़ करने के लिए आप यहाँ पे डिटेक्ट लिख सकते हैं, ओके। यानी कि यहाँ से वो क्या हो गया है, ग्राफिक ड्राइवर हमारा इनिशियलाइज़ हो गया है। जीएम यहाँ पे मैंने लिया है। जीएम इसके लिए लिया कि ग्राफिक मोड को मैंने जब आपको पहले ही बताया था कि हम हमेशा कहा होता है कि हम टेक्स्ट मोड में होते हैं, उसके हमें ग्राफिक्स मोड में शिफ्ट होना है, इसलिए हमने यहाँ पे जीएम लिख दिया है। उसके बाद मैंने आई लिख दिया है, ओके। आई यहाँ पे हम बहुत सारे इटरेशन करने वाले हैं, इसलिए हमें आई लग जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल लिख लिया है, ओके। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लाइन के कोऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स लग जाएंगे, एक्स लग रहा है, वाई लग रहा है, उनको हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे। मैंने आपको बोला था कि हमें स्टेप्स भी लगने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप्स को भी हमने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया। और इन सब का टाइप मैंने फ्लोट रख दिया, क्योंकि अगर पॉइंट में वैल्यू आ जाती है तो हम लास्ट में उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। सो पॉइंट की वैल्यू भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन के कोऑर्डिनेट्स को लिखती हूँ, और लाइन्स के कोऑर्डिनेट के लिए मैंने 4 वेरिएबल्स लिखे हैं। देखिए x और x1, y0 एंड कॉमा देके आपको फिर से y1 लिखना है, ओके। सो यहाँ पे मैंने लाइन के कोऑर्डिनेट को डिक्लेयर कर दिया है, और वो सब क्या लिया है मैंने, इंटीजर डेटा टाइप में लिया। उसके बाद हमें ग्राफ को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे इनिट ग्राफ फंक्शन लिख दिया है, ओके। अगर आपको ये पता नहीं पड़ता हो ये फंक्शन क्यों यूज़ होते हैं, तो आप सिंपली जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी कौन से फाइल में, वो फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद वो क्या करता है, ओके, इनिशियलाइज द ग्राफिक सिस्टम, और ये उसका यूज़ क्या है, उसका जो डिक्लेरेशन है वो सब आपको यहाँ पे मिल सकता है, ओके। सो यहाँ पे हम इनिट ग्राफ यूज़ करें, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं ग्राफिक्स का। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ जीडी मतलब हम क्या क्या इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, हम ग्राफिक्स ड्राइवर को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, हम ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, ओके। हमेशा याद रखना, पहले हमें ग्राफिक्स ड्राइवर को ही इनिशियलाइज़ करना होगा, उसके बाद ग्राफिक मोड आएगा। आप ये सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। एड्रेस ऑफ जीएम पहले नहीं आएगा, पहले हमेशा एड्रेस ऑफ जीडी ही आएगा, ओके। उसके बाद हमें कॉमा देना होगा, और यहाँ पे डबल कोट में हमारा टर्बो सी जहाँ पे भी स्टोर है उसका हमें एड्रेस देना पड़ता है। सो यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया है C:// हमेशा हमारा जो टर्बो सी होता है वो हमारे सी ड्राइव में होता है। तो यहाँ पे आप, अगर आपको ये मुझे अब ये मेरा पाथ पता है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने माई पीसी में जाके वहाँ पे जहाँ पे आपका सी ड्राइव में जाके आपको जहाँ पे आपको टर्बो सी मिलेगा उसके BGA फोल्डर तक जाना होगा। मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद, ओके। हमें BGA तक का ही पाथ चाहिए, ओके। सो ये पाथ मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया है, ओके। सो ये इनिशियलाइज़ करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सिंपली पहले आपको एक लाइन का फंक्शन लेके दिखाती हूँ, उसके बाद हम DD एल्गोरिदम में जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने लाइन का फंक्शन लिख दिया, ओके। लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन का फंक्शन लिखना पड़ता है, और उसमें आपको ये जो x0 x1 y0 y1 लिखे उसके वैल्यूज़ देने पड़ेंगे। सो मैं वैल्यूज़ पुट ऑन कर देती हूँ। देखिए y0, आप ये कोई से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ओके। और 300, सो ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ ले लिए, ओके। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, गेट ch देना पड़ेगा। यहाँ पे हम सिर्फ पहले देख रहे हैं कि हम एल्गोरिदम लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज ग्राफ लिखना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना, ग्राफिक्स में अगर हमने कोई ग्राफ स्टार्ट किया है तो उसको हमें एंड भी करना पड़ता है, और क्लोज ग्राफ हमेशा गेट ch के बाद आते हैं, ओके। सो मैं ये प्रोग्राम को सेव कर लेती हूँ। अब सेव करने के लिए फाइल से सेव कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से F2 प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको ये फाइल को कंपाइल करना है तो आप यहाँ से कंपाइल कर सकते हो।
ओके, सो कंपाइल करने के बाद अगर कोई एरर होगा आपके प्रोग्राम में तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एरर्स और वार्निंग्स के बीच। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी एरर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और आप उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, रन पे क्लिक कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे मैंने जो कोऑर्डिनेट दिए थे उसके मुताबिक ये लाइन ड्रॉ हो गई। अगर मैं थोड़े से कोऑर्डिनेट चेंज करूँ तो ये सीधी आ सकती है और स्लैंटेड आ सकती है। ओके, सो बेसिकली हमें यही लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग अ लाइन फंक्शन। ओके, ये ग्राफिक्स का दिया हुआ लाइन फंक्शन है। अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो आप इसके ऊपर जाके राइट क्लिक कर सकते हैं। ओके, राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो फ़िलहाल तो मैं इसके लिए ये कमेंट दे रही हूँ, क्योंकि हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, DD एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना है। ओके, उसके बाद हमने जो x0 और y0 लिए थे उसके वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़र से ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया printf। आप डायरेक्टली चाहिए तो लिख सकते हैं और बेसिकली हम क्या करेंगे, ये डायनामिक प्रोग्राम बनाएंगे। सो यहाँ पे हम उनको बोलेंगे कि एंटर द वैल्यूज़ ऑफ x0 एंड y। ओके, इसके बाद स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे scanf यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में, हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेंगे %d। 2 वैल्यूज़ है तो यहाँ पे मैं 2 बार लिख लेंगी %d। ओके, इसके अंदर आपको चाहिए तो आप स्पेस दे सकते हैं %d। उसके बाद आपको कॉमा देकर जिसमें आपको स्टोर करना है उसके पहले एड्रेस ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगेन मुझे y0 भी चाहिए तो मैंने यहाँ पे y0 लिख दिया है। ओके, सो सेम हम यही कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी करने के लिए जो मैंने x0 और y0 के लिए किया था वही हम अब क्या कर रहे हैं, x1 और y1 के लिए कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर दी वैल्यूज ऑफ x1 एंड y1। ओके, ये नए लाइन पे आने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे /n का मतलब होता है हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी हम /n लिख देते हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें वो वैल्यू स्कैनफ करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं स्कैनफ लिख देती हूँ। अगेन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। ओके, %d का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेसिमल वैल्यू, सो उसके लिए हमने वहाँ पे %d लिख दिया। ओके, जब हम फ्लोट लिखेंगे तो हमें इंस्टेड ऑफ %d हमें क्या लिखना पड़ेगा, %f लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे एड्रेस ऑफ x1 कॉमा एड्रेस ऑफ y1। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यूज़र से वैल्यूज़ को ले लिया, उसके बाद हमने सेमीकोलन कर दिया। ओके, यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ लेके ख़त्म हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ dx और dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हम यहाँ करेंगे यूज़ dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रख देती हूँ ताकि आपको पता चले, dx इज इक्वल टू इन ब्रैकेट फ्लोट x1 माइनस x0। ओके, यहाँ पे मैंने फ्लोट क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो dx जो है वो क्या है, फ्लोट वेरिएबल है, और हमारे जो x और x1 और x0 है वो क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। सो जब हम शुरुआत में ही फ्लोट लिखते हैं तो जो
भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। उसको हम टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पे dy भी इसी तरह क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ पे मैंने फ्लोट लिख दिया है। अब इंस्टेड ऑफ x1 y1 हमें क्या करना होगा, y1 माइनस y0। ओके, सेमी कोलन दे दीजिए। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, dx और dy को फाइंड आउट कर दिया। अब हम लिखेंगे कंडीशन बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ dx ग्रेटर देन इक्वल टू dy, ओके ध्यान में रख दीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है मैंने। अगर मेरा dx ग्रेटर देन dy होगा तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स में किसको असाइन कर देंगे, dx को असाइन कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने वही कर दिया, स्टेप्स को क्या कर दिया, एल्स हम क्या कर देंगे, एल्स हम क्या कर देंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम स्टेप्स में असाइन कर देंगे dy को। ओके, सो यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट लिख दिया है। ओके, सो ये कंडीशन के बाद हमें क्या करना है, नया dx फाइंड आउट करना है। सो नया dx फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय स्टेप, dx डिवाइडेड बाय स्टेप्स करना है। ओके, उसके बाद हमें नया dy फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम भी क्या करेंगे, dy डिवाइडेड बाय स्टेप्स कर देंगे। और जो हमारा नया x होगा उसको हम क्या असाइन कर देंगे, x0 की वैल्यू, और जो नया y हो जाएगा उसको हम y0 की वैल्यू असाइन कर देंगे। और यहाँ पे मैंने हमारे i को भी क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। सो i को इनिशियलाइज कर देंगे 1 के साथ। ओके, सो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवर i हम यहाँ पे एक वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल i लेस देन इक्वल टू स्टेप, जब तक हमारा i जो है वो स्टेप्स के से लेस या स्टेप से इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना होगा कि हमें पुट पिक्सल, ओके पुट पिक्सल यानी कि क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, जो x और y है उसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पे उसको प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने उस पर क्या कर दिया है, प्लॉट करने के लिए पुट पिक्सल ये फंक्शन यूज़ किया है। उसके हम इसमें हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू देंगे। और यहाँ पे जो मैंने येलो लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी लाइन होगी वो कौन से कलर में ड्रॉ हो जाएगी, येलो कलर में ड्रॉ हो जाएगी। सो यहाँ पे हम करेंगे x इज इक्वल टू x प्लस dx एंड y इज इक्वल टू y प्लस dy। ओके, जो प्लॉट करने के बाद जो नया x आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसके dy के साथ ऐड कर देंगे। और i को हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया। सो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं वाइल को। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, गेट ch लिखना पड़ेगा, क्लोज ग्राफ लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम लिख के कंप्लीट हो चुका है, प्रोग्राम भी हमारा लिख के कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे उसको सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद आप चाहिए तो मेन्यू ऑप्शन से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे Alt F9 करूँगी। ओके, यहाँ पे 2 एरर्स है। ओके, यहाँ पे मैंने गलती से O लिख दिया है 0 की जगह, तो यहाँ पे उन्होंने एरर दे दिया। तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से देखेंगे कोई एरर है क्या। ओके, यहाँ पे देखिए आप ऐसे एरर आ सकते, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, सेमी कोलन लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पे एक एरर आ गया। तो अब उसको एरर को मैंने रेक्टिफाई कर दिया है। फिर से हम उसको Alt F9 करके देखते हैं। अब देखिए ये 2 एरर चले गए हैं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो हम उसको डायरेक्टली कंपाइल करके देख लेंगे। ओके, कंपाइल करने के बाद
इसे देख लेंगे। अब हम देख सकते हैं, ओके F2 करने के बाद हम Alt F9 कर देंगे, कोई भी एरर नहीं। उसके बाद हम Ctrl F9 कर देंगे। सो उन्होंने पूछा है कि एंटर द वैल्यूज़ ऑफ x0 एंड y0। सो यहाँ पे मैं x0 एंड y0 की वैल्यू पुट ऑन कर देती हूँ। सो वैल्यू कुड बी 200 और 300। ओके एंटर करने के बाद उन्होंने फिर से पूछा कि अब y1 और x1 की वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 450 एंड 400। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो लाइन मेरी जो ड्रॉ हो गई वो यहाँ पे ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पे हमारा पहला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम बाय यूजिंग DDA एल्गोरिथम हम क्या कर रहे हैं, लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ओके